चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही शानदार सफर पर, हमारे अपने सौर मंडल के सफर पर। तो सवाल ये है, हम अपने इन ब्रह्मांडीय पड़ोसियों को, मतलब हमारे सोलर सिस्टम को, आखिर कितना जानते हैं? 4.5 अरब साल। जरा सोचिए ये कितना लंबा समय है। मतलब इतना पुराना है हमारा सोलर सिस्टम। इसकी तो ठीक से कल्पना करना भी मुश्किल है ना? इसी समय के आसपास इसकी कहानी शुरू हुई थी। तो सवाल उठता है, आखिर ये सौरमंडल है क्या, और इंसानों ने इसके काम करने के तरीके को, इसके नियमों को समझा कैसे? बहुत ही सीधे सादे शब्दों में कहें तो सौरमंडल मतलब सूरज और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक बड़ा सा परिवार। पर मजे की बात यह है कि ये समझ हमें हमेशा से नहीं थी। इसकी नींव रखी थी कॉपरनिकस और केपलर जैसे कुछ महान खगोलविदों ने। और सच पूछिए तो इन दो आइडियाज ने सब कुछ बदल दिया। मतलब एक तरह से क्रांति ही आ गई। पहली बार हमें यह एहसास हुआ कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है, बल्कि सूरज है। और बस यहीं से हमारे इस सफर की असली शुरुआत होती है। तो चलिए अपने इस टूर को शुरू करते हैं बिल्कुल सेंटर से, यानी हमारे सौर मंडल के दिल से, जो है हमारा अपना तारा सूरज। सूरज में इतनी जबरदस्त एनर्जी आती कहां से है? इसका राज है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये एक कमाल की प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, और इसी से वो सारी रोशनी और गर्मी पैदा होती है जो हम तक पहुंचती है। अच्छा, तो फिर ये सूरज बना किस चीज से है? ज्यादातर हिस्सा मतलब लगभग 99% सिर्फ दो गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। बस यही दो मुख्य चीजें हैं। 8 मिनट और 20 सेकंड, बस इतना ही टाइम लगता है सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में। सोचकर देखिए लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है। चलिए अब सूरज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उस इलाके में जा रहे हैं जहां हमें मिलेंगे चट्टानी ग्रह, यानी वो प्लैनेट्स जो सूरज के सबसे करीब हैं। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है बुध और शुक्र से। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है और इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। और फिर है शुक्र, और एक दिलचस्प बात, इन दोनों ग्रहों का अपना कोई चांद नहीं है। हाँ, तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन तो कहते हैं, पर असल में दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। देखिए, शुक्र का जो घना एटमॉस्फेयर है ना, वो उसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बना देता है। दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी है जहां जीवन है, और इसका एक बड़ा कारण है इसका 23.5 डिग्री का झुकाव, जिससे मौसम बदलते हैं। और अब हमारी अगली मंजिल मंगल ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सदियों से ये ग्रह हम इंसानों की कल्पनाओं में छाया रहा है ना? ठीक है, तो अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हैं, और जैसे ही हम इसे पार करते हैं हम पहुंच जाते हैं बाहरी सौरमंडल में। यहां का नजारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां हमारा इंतजार कर रहे हैं गैस के बड़े बड़े दैत्य, यानी गैस जायंट्स। और इस इलाके का राजा है बृहस्पति। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये बहुत तेजी से घूमता है, और वो जो इस पर बड़ा सा लाल धब्बा दिखता है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा तूफान है जो पता नहीं कितनी सदियों से चल रहा है। अब बारी है शनि की, जिसे कई लोग सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह मानते हैं। और इसकी एक बहुत ही अनोखी बात है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है, मतलब ये इतना हल्का है कि अगर इसे किसी बहुत बड़े तालाब में रखा जा सके तो ये पानी पर तैरने लगेगा। और हाँ, शनि को शनि बनाने वाली चीज क्या है? जाहिर है उसके शानदार छल्ले। ये असल में बर्फ और चट्टानों के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं सौरमंडल के सबसे बाहरी किनारों पर, जहां मिलते हैं दो बर्फीले दैत्य, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस तो अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है, मतलब 98 डिग्री पर झुका हुआ। और नेपच्यून ये हमारे 8 ग्रहों में सबसे ठंडा और सबसे दूर का ग्रह है। पर रुकिए, हमारा ये टूर नेपच्यून पर खत्म नहीं होता है। सौरमंडल की कहानी तो इसके आगे भी उस ठंडे और गहरे अंधेरे में जारी रहती है। देखिए, सौरमंडल का जो नक्शा आज हम जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे जैसे हमारी खोज आगे बढ़ी, ये नक्शा भी बदलता गया। याद है ना, प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, फिर उसे बौना ग्रह कह दिया गया। नेपच्यून के भी पार एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे कहते हैं काइपर बेल्ट। ये बर्फीली चीजों, चट्टानों और बौने ग्रहों से भरा हुआ है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सौरमंडल के बनने के समय का बचा हुआ सामान है, एक तरह का खजाना।
तो इस पूरे सफर से क्या बात सामने आती है? यही कि हमारा सौरमंडल कितनी विविधताओं से भरा है। एक तरफ आग उगलते हुए गर्म ग्रह हैं, तो दूसरी तरफ जमे हुए बर्फीले दैत्य। तो चलिए इस पूरे सफर की कुछ खास बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमें याद रखनी है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि अगर हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, तो इस विशाल ब्रह्मांड में और न जाने कितनी अनकही अनखोजी कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं।